जय हिंद। इस वीडियो में हम आपसे आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उन्हीं विषय पर हम बहस करेंगे। पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहूँगा जिनका आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो चुका है और वो आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में बैठने वाले हैं। तो कहने का मतलब आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में जो आप बैठेंगे उसके लिए आपको रणनीति अभी से क्या आपका जो रणनीति होना चाहिए वो रणनीति क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन पर आता रहेगा और साथ ही यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स भी आपको दिया जाएगा। आइए उन विषय पर बात करते हैं। देखो कि आप आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन आप क्वालिफाई कर गए। अब आपको स्टेज 2 में बैठना है। किसमें बैठना है? स्टेज 2 में। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का जो पेपर है सेम है। कहने का मतलब उसमें भी मैथ था, इसमें भी मैथ रहेगा, उसमें भी रीजनिंग था, इसमें भी रीजनिंग रहेगा, उसमें भी जीके जीएस था, इसमें भी जीके जीएस रहेगा और इसमें भी करंट था, उसमें भी करंट रहेगा। तो कहने का मतलब आपका सिलेबस जो है वो सेम है। सिलेबस आपका चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या है थोड़ा सा आपका जो क्या है लेवल बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो उस लेवल का आखिर तैयारी कैसे करें? अगर आप स्टेज 1 में रिजल्ट हो गया और आप चाहेंगे मेरा रिजल्ट हो गया, आप खुशी से नाचेंगे, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपका स्टेज 2 में कहीं आप लड़खड़ा आ जाएंगे, फिर आपके साथ गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप ये मान के चलिए कि अभी मेरा कुछ नहीं हुआ है, अभी हमको फाइनली लास्ट सिलेक्शन तक जाना है। इसलिए अभी से अगर रिजल्ट हुआ है, अभी से आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है। तो मेहनत क्या करना है, अब क्या कैसे तैयारी करें, आखिर तैयारी कैसे करें, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बोल रहे हैं। कहने का मतलब जब एएलपी का एग्जाम हो रहा था, इसमें तो 2 ही स्टेज है ना, स्टेज 1 और स्टेज 2। लेकिन इसमें भैया स्टेज 1 था, स्टेज 1 में था 75 क्वेश्चन, स्टेज 2 था, इसमें 2 पेपर देना था, पेपर 1 और पेपर 2, फिर स्टेज 3 था जिसमें साइको देना था, इसमें साइको देना था। तो स्टेज 3 इतना पेपर दे करके हम आए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बन रही है, ताकि आपका अगर स्टेज 1 में रिजल्ट हुआ है तो स्टेज 2 भी आपका ढंग से निकले, ताकि आपका ये समय जो अभी से आप समय लगाएंगे, ये समय आपका बर्बाद ना हो और स्टेज 1 में जो रिजल्ट हुआ है वो कहीं आपका बेकार ना हो जाए। इसलिए ध्यान से गौर से सुनिए। तो आइए देखते हैं इसमें आखिर हम बताने क्या वाले हैं आपको। देखो कि स्टेज 2 में अगर स्टेज 1 में अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो आपका जो तैयारी है कहीं लेवल आपका ठीक है। अगर आप तैयारी करना है स्टेज 2 का तैयारी करना कैसे है? देखो पहले तो आप एक सेट ले लेना, आरआरबी एनटीपीसी का आप एक सेट ले लेना। सेट लोगे, सेट तो बनाओगे, ये हमको पता है। प्रत्येक कैंडिडेट अभी जिसका रिजल्ट हुआ है वो सेट लेगा और एनटीपीसी स्टेज 2 का जो सेट आया हुआ है वो सेट आप बनाएंगे। उसमें से आपको हम बता देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 1 to 25 क्या रहेगा? मैथ रहेगा। चलो मान लेते हैं 1 to 25 मैथ है। अब देखो इसमें करना क्या, आपको बहुमूल्य, देखो सबसे बड़ी चीज होता है, कीमती जो होता है वो समय होता है। अगर समय को आप पकड़ लिए तो आपको हम लिख के देते हैं, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो सबसे बड़ी बात है आप समय को पकड़िए। समय को कैसे पकड़ना है, कैसे मैनेज करना है। समय को अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो समय को मैनेज कैसे करना है, अब देखो हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि अगर 1 to 25 में अगर इसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन जान रहे हो, अगर आप 15 क्वेश्चन जान रहे हो और इसी 15 क्वेश्चन को 1 to 25 तक फिर से बनाओगे तो 15 क्वेश्चन जो आप जान रहे हो उसको भी बना रहे हो, बाकी जो 10 नहीं जान रहे हो उसको तो बनाना ही है, लेकिन 15 क्वेश्चन जो आप जान रहे हो उसको भी बना रहे हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम आपको निकालना है तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टेज 2 में इस लेवल जो है थोड़ा सा उसका कहीं कहीं हट के रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा रहेगा। हो सकता है आपको लैंग्वेज बड़ा देखने के लिए मिले। तो आपको क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। उसके लिए को करना क्या है, आपका समय बचेगा तभी ये चीज कर पाएगा। अगर आपका समय नहीं बचेगा आप सेट में ही मार देंगे। एक सेट बनाने में 90 मिनट बेसी आप क्या करेंगे, 1 घंटा देंगे, 60 मिनट देंगे एक सेट बनाने में। फिर आप उसको जांचोगे, फिर आप उसको नंबर करोगे, कितना नंबर आया। कहने का मतलब कि आपका मोटा मोटी 60 मिनट इसमें, 15 मिनट इधर, यानी कि एक मोटा मोटी 1.25 घंटा आपका बर्बाद होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है,
आप 1 से 25 तक के मैथ में ये देखो क्वेश्चन हम कौन सा नहीं जान रहे हैं। आप 1 से 25 तक में नजर दोहराओ, देखो हम कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है। और ये देखो कि वो क्वेश्चन मैथ का जो है किस चैप्टर का है। उस चैप्टर को आप बगल में एक मैथ का बुक रखो, जो आपके पास बुक है, उस चैप्टर को उस बुक में निकालो और उसमें से वो टाइप के सवाल को ढूंढ के बना दो। इससे क्या होगा कि लेवल क्वेश्चन का बड़ा ही क्यों ना हो जाए, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को वहां पर कर पाओगे। ये करना है आपको। सेम कम करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर 1 से 25 तक है तो उसमें से ये ढूंढो आप बिल्कुल देखो, अगर आप सेट उठाते हो, अभी अगर आप सेट उठाते हो और सेट बनाते हो, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो लेवल होता है क्या होता है, सब तो एग्जाम जो स्टेज 2 जो अभी एग्जाम होगा एनटीपीसी का, उस लेवल के अनुसार सेट आता है मार्केट में। अगर उस सेट में आपको अच्छा खासा नंबर आ रहा है, 75 आ रहा है या 80 आ रहा है, 100 में से 75 या 80 आ रहा है, आप खुश मत होना कि भाई इतना नंबर आ रहा है अब तो हम एग्जाम निकाल ही लेंगे। ऐसा बिल्कुल ही मत करना। ये मान के चलना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो सके अभी हम देंगे, क्योंकि अभी पढ़ने का समय है आपके लिए। अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे तो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा गलती मत करना। खुश बिल्कुल मत होना कि भैया 75 नंबर आ जाता है यहाँ पे सेट में तो वहाँ भी हम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। और 80 नंबर आता है तो भी आपको खुश नहीं होना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, जितना समय हो सके उतना समय देना है। आपको मेहनत करने का एक तरीका बताया। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मेरे बात को गौर से सुनिए और वो कम कीजिए। आप 1 to 25 क्वेश्चन में से आपको वही करना है, जो नहीं बन रहा है उसी को देखना है। तुरंत नजर दौड़ाना है, भैया ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, चलो ये कहाँ से है, मतलब कि कहने मतलब आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, एक भी क्वेश्चन है। अगर 1 to 25 मैथ पूछ रहा है तो आप कोशिश कीजिए 24 करके आएंगे। 25 में से हम ये नहीं कर रहे हैं आप 25 करके आइए, हम ये कह रहे हैं कि 23 से 24 करके आइए, ये कह रहे हैं हम। अगर आप चाहें तो मैथ में 25 में से 25 नंबर उठा सकते हैं, लेकिन ये बेसिस, ये मेथड अपनाएंगे तब। इस बेसिस, इस मेथड में क्या होगा, देखो इसमें होगा क्या, देखो इसमें होगा क्या। 1 to 25 में से अगर आप 15 जान रहे हैं, अगर आप 15 जान रहे हैं, 15 क्वेश्चन आप छोड़े ना, ये 15 क्वेश्चन जो छोड़े आपका समय बचा। आप क्वेश्चन बनाए कितना, 10 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन ही बनाए, आप 10 कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर 10 क्वेश्चन आप नहीं जान रहे थे या 5 क्वेश्चन नहीं जान रहे थे तो आपको हम क्या बोले कि इसका सोल्यूशन पहले देख लीजिएगा, इसमें सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है। उसके बाद इस देखिए कि ये जो सवाल है मैथ के किस चैप्टर से है, किस चैप्टर का ये सवाल है, उस चैप्टर में किस टाइप का सवाल है वो ढूंढ के निकालिए, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आप 5 को सवाल नहीं बनाइए, 5 कॉन्सेप्ट क्लियर किया। 5 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किया आपको अगर इस कॉन्सेप्ट से एक भी सवाल आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप क्या किए, A to Z क्वेश्चन देख लिए। देखो बना तो रहे हो आप सेट, लेकिन सेट के बनाने के चक्कर में क्या किया, आप A to Z देख लिए। इन टोटल मिक्सचर ऑल ओवर उसमें आ गया आपको, आप टोटल क्वेश्चन ही देख लें। उसी तरह रीजनिंग में अगर करते हैं, अगर आप रीजनिंग में अगर हम 20 तो जान रहे हैं और 5 तो नहीं जान रहे हैं तो 5 तो रीजनिंग तो आप वहाँ से देखें, लेकिन जब इसका आप सिलेबस में जाएंगे तो 5 को टाइप देखें। आप 5 क्वेश्चन नहीं देखें, 5 को टाइप देखें। अब बताओ कि 20 को टाइप ऑलरेडी, आप 20 को टाइप में से 15 को टाइप होगा, 15 टाइप ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें और 5 टाइप उधर देखें, 20 टाइप। अरे कितना होगा बताइए, कितना होगा, जितना अगर क्वेश्चन पूछता है कितना होगा, अगर पूछता है तो वही ना, टाइप तो वही रहता है, मेरा सवाल तो वही रहता है। क्या होता है वहाँ, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा लेवल बड़ा कर देता है, यही होता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका हम, मेरे पास प्रूफ है। जैसा कि हम बताएं मेरे पास क्या प्रूफ है कि हम स्टेज 1, जैसा कि बताएं हम स्टेज 1 निकालें ALP में, स्टेज 1 निकालें, स्टेज 2 में 2 पेपर निकालें, स्टेज 3 में साइको निकालें। इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। और आज भी हम आपसे यही बोल रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रहा GK GS का बात, देखो GK GS जितना पढ़ो उतना कम है। GS का तो कुछ मतलब उसको आप पकड़ भी सकते हैं, लेकिन जीके का जितना पढ़ो उतना कम है। इसलिए जितना आप पढ़ रखे हैं उसको भी रिवीजन कीजिए और आगे नया नया चीज़ पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखो जीके जीएस पढ़ना कैसे है, अगर सेट में आप उठाए हो, सेट में 1 नंबर में कोई क्वेश्चन है तो 1 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर आप जान रहे हो, देखो सेट रंगना नहीं है, देखो सेट को रंगना नहीं है। जैसे ये आंसर शीट हो गया, ठीक है, ये आंसर शीट हो गया, आंसर शीट हो गया,
ठीक है, इसको रंगना नहीं है। अगर आप एक का आंसर बी होगा, बी को आप रंग रहे हो, दो का आंसर ए होगा, दो को रंग रहे हो, तीन का आंसर सी होगा, डी होगा, इस तरह रंग के उसके बाद तो आप जांचोगे तो उसमें आपको समय लगेगा। जैसा कि हम बोले, ये प्रोसेस नहीं करना आपको, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें आपको अगर समय बचाना है, देखो जीके जीएस में करना क्या है, जीके जीएस में भी सेम कम करना है। अगर एक नंबर क्वेश्चन जान रहे हो ना, क्वेश्चन को पढ़ो, जीके जीएस बारीकी से देखो, एक नंबर क्वेश्चन जान रहे हो, एक नंबर पढ़ लो, उसका देखो आंसर क्या है, आंसर हम पढ़ लिए, उसके बाद जस्ट पीछे जाओ, सोल्यूशन के पीछे जाओ, उसमें देखो डिटेल दिया हुआ है कि एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चन आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएगा। एक दिन में ऐसा करना है आपको। अगर 25 तो जीके जीएस है, अगर 25 तो या 35 तो पूछा है या 40 तो पूछा है, 40 का अगर देखेंगे, 40 क्वेश्चन वहां से देखेंगे, अगर उसका पीछे डिटेल जाएंगे तो किसी का पीछे डिटेल जो दिया था है, किसी का 4 क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा आपको नया नया, किसी का 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो आपके पास बुक है जीके जीएस का जो बुक है वो भी पढ़िए। इस तरह से क्या होगा, आपको नया नया जीके अगर देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या होगा ना, आपका रिवीजन होते रहेगा। आप बुक से पढ़ लें, वही क्वेश्चन आपको सेट में मिल गया, वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में। देखो मार खाता है लोग लैंग्वेज से भी। लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज होता है कि जैसे कि कुछ लैंग्वेज आप जान रहे हैं, उसी का दूसरा मीनिंग जो होता है वो आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ आपको देखने के लिए स्टेट में मिल जाता है बुक में। 4 प्रकाशन का अगर बुक लोग क्यों पढ़ता है, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज रहेगा, एक सेम क्वेश्चन है, एक बुक में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगा, दूसरा बुक में वही क्वेश्चन का अलग लैंग्वेज मिलेगा, तीसरा बुक में अलग लैंग्वेज मिलेगा। तो लैंग्वेज का भी नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपको फंसाता है कहीं कहीं, वो भी आपको फंसाता है, वो भी आपको रोकता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको एक नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको पढ़ के उसका पीछे जाइए डिटेल में, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है उसका आंसर जान रहे तो ठीक है, डायरेक्ट पीछे जाइए डिटेल में, वहाँ से देखिए। और उसके बाद जो 4 को 5 को जो वहाँ पर डिटेल दिया हुआ है उसको भी पढ़ना है आपको। रहा सेट लगाने के बाद, सेट कब लगाएंगे, सेट लगाइए आप सप्ताह में 2 को सेट लगाइए, सप्ताह में 2 को सेट लगाइए, उससे आपको पता चलेगा आपका देखिए नंबर इंप्रूव होगा। आप अगर 70 नंबर ला रहे हो ना, 70 से 75 आएगा, 80 आएगा, इस तरह से नंबर आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। सेम कम करना है करंट अफेयर पे, करंट अफेयर जितना हो सके, जितना आप पढ़ रखे हैं उसको और इम्प्रूव करो, और ज़्यादा पढ़ो, वो उसको पहले रिवीजन करो, और अभी जो उससे आगे हैं उसको भी पढ़ना है। इस तरह से आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको हम लिख के देते हैं, आपका रिजल्ट रोकने से कोई नहीं, अगर इस मेथड को आप अपनाएंगे, आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेन मुद्दा मेरा ये था। और ऐसे अगर तैयारी कर रहे हैं भैया, आपको हम लिख के देते हैं, आपका रिजल्ट होना तय है। अब रहा जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, स्टेज 1 यानी कि एनटीपीसी का रिजल्ट जिसका नहीं हुआ उसका क्या होगा। देखो अगर आप एनटीपीसी का आपका रिजल्ट नहीं हुआ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट है तो जाहिर है कि आप ग्रुप डी फॉर्म भरे होंगे, ग्रुप डी का अगर फॉर्म भरे हैं तो आपका भी एग्जाम नज़दीक है। अगर इसके चक्कर में, एनटीपीसी के चक्कर में आप ऐसे सो जाओगे कि भैया रिजल्ट नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, तो फिर आपका दिक्कत है। अभी रोना नहीं है, आपको ग्रुप डी के लिए तैयार रहना है, ग्रुप डी के लिए तैयार रहना है। और कहीं न कहीं आपको अभी समय है, आपके पास समय है। आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने अंदर झांकिए कि हम गलती कहाँ किए, हमसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ। क्या हम मैथ में मिस्टेक किए हैं, कहाँ हम रीजनिंग में किए हैं, जीके जीएस में किए हैं, करंट में किया है। ये आपको मौका मिला है। अगर ग्रुप डी एग्जाम होने से पहले एनटीपीसी रिजल्ट जारी किया है तो आपके पास, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको ये एक अच्छा मौका मिला है। इस मौका का फायदा उठाइए। इसमें आपको चिंता नहीं करना है बल्कि चिंतन करना है। चिंता से क्या होगा, आपका जो अभी सोचने का क्षमता, अगर आप बढ़ाए भी होंगे ग्रुप डी का जो एग्जाम को लेकर के, अगर आप सीरियस होंगे, जो बढ़ाए भी होंगे, तो क्या एनर्जी लेवल क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, चिंता ना करके आप चिंतन कीजिए। चिंतन ये करना है आपको कि आप गलती कहाँ किया, उस गलती को आपको ढूंढना है, उस गलती को ढूंढिए और उस गलती को सुधारिए। हाँ, अगर मैथ कमजोर है, जो प्रोसेस अभी हम बताएं एनटीपीसी के लिए वही कम कीजिए आप। अगर रीजनिंग कमजोर है वही कम कीजिए, जीके जीएस से सेम कम करना है, प्रोसेस सेम मेथड अपनाना है, आपका रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा। ये हम लिख के देते हैं क्योंकि ऐसा हम करके आए हैं यहाँ पे। अगर हम आप ओपन कैमरा यूट्यूब पे आकर के ऐसा बोल रहे हैं तो हम खुद ऐसा करके आए हैं, इसलिए हम आपको ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पर आकर के आपसे ऐसा बात हम नहीं कर सकते। इस तरह से हम पूर्ण दावे के साथ आपके साथ हम ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ दावे के साथ हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा किए हैं, इसी कारण आपको ऐसा बोल रहे हैं। और आप भी कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। अब वीडियो को उम्मीद करेंगे अभी जो आपको हम बताएं इन प्रोसेस को, इस मेथड को समझ गए होंगे और इसी मेथड और प्रोसेस को आप अपनाइए।
ताकि आपका रिजल्ट हो और आप आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।